हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में पढ़ा, और आज जो अपना टॉपिक है वो है स्थिति और विस्तार से संबंधित, मतलब राजस्थान की जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा और जिलों की सीमा, उस सभी के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हाँ। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और ये क्लास सीईटी, एलडीसी और रीट उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और कम समय में बेहतर तैयारी हम करने वाले हैं। ठीक है, ये आप राजस्थान का मैप यहाँ पर देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो राजस्थान की स्थिति विस्तार कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। देखिए, स्थिति और विस्तार। राजस्थान, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान है कहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान जो भारत का आप मैप देखोगे तो उसमें उत्तर पश्चिमी की ओर यहाँ पर राजस्थान है, और उत्तरी भाग में जो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से तहसील हैं। ठीक है, देखिए, उत्तरी भाग में गंगानगर जिला, तहसील गंगानगर कोना गांव, दक्षिण भाग में बांसवाड़ा और जिला है, और तहसील कुशलगढ़ और बोरकुट गांव, पूर्व में धौलपुर जिला है, और राजाखेड़ा तहसील और सिवाना गांव है, और पश्चिम में जैसलमेर जिला है, सम तहसील है, और कटरा गांव स्थित है। ये मतलब जो राजस्थान की जो चारों दिशाओं है ना, उस पर अंतिम, मतलब अंतिम वाले जिले और अंतिम वाली तहसील और अंतिम वाला गांव है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिए, राजस्थान के मध्य, अगर बात करिए राजस्थान के एकदम मध्य का जिला है तो वो कौन सा है, अपना नागौर जिला। ठीक है, देखिए, राजस्थान के मध्य नागौर जिला आता है। यदि गांव पूछा जाए तो मकराना याद रखना है। ठीक है, यदि देखिए जिला पूछे तो आपको याद रखना है नागौर, और गांव पूछे तो मकराना। ठीक है, मकराना जो राजस्थान के सबसे मध्य का गांव है। ठीक है, और राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई की बात करें तो वो कितनी है लंबाई, 826 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 826 वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। और राजस्थान का सबसे मध्य जिला कौन सा है, नागौर, और सबसे मध्य गांव कौन सा है, तो मकराना। ठीक है, और अब बात करते हैं राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिमी की लंबाई कितनी है, तो वो आपको याद रखना है। उसकी जो चौड़ाई है, देखिए लंबाई तो हो जाएगी उत्तर से दक्षिण, वह तो लंबाई हो जाएगी, और अगर चौड़ाई पूछे, देखिए यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। लंबाई और चौड़ाई, मतलब चौड़ाई क्या है और लंबाई क्या है। देखिए, तो लंबाई है तो 826 वर्ग किलोमीटर, और चौड़ाई है 869 वर्ग किलोमीटर। मतलब चौड़ाई मतलब पूर्व से पश्चिमी की ओर, मतलब जैसलमेर से बांसवाड़ा की साइड। ठीक है, तो वह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ा की मध्य का अगर अंतर पूछा जाए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता है। देखिए, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य अंतर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 43 वर्ग किलोमीटर है जो इसका अंतर है। ठीक है, देखिए, अंतर ज्ञात करने के लिए आपको देखिए एक मैं बताता हूँ, 869 में से 826 घटा लो तो आपका जो आंसर आ जाएगा, अंतर कितना आएगा, 43 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब अंतर है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त, देखिए, उदय तो होता है सिवाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में, और सूर्य देखिए अस्त कहाँ होता है, हाँ, सबसे पहले अगर सूर्य उदय होता है तो वो होता है कटारा गांव, सम तहसील जैसलमेर, और अस्त होता है सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर में। ठीक है, सबसे पहले अस्त होता है, मतलब सूर्य अपना जो रूप है वो खो देता है। ठीक है, देखिए, पूर्वी जलवायु एवं स्थिति तथा समय का निर्धारण करने के लिए दो रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी रेखाएं हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश के बारे में। देखिए, अक्षांश
सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि अक्षांश कैसे कहते किसे, ठीक है, क्या है अक्षांश आखिर। तो उसके लिए देखिए, हमारी पृथ्वी के ग्लोब पर सामान्यतः आड़ी यानी पूर्व से पश्चिम एक खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। मतलब ये आपको मान लो पृथ्वी और पूर्व कहाँ पर आएगा, पूर्व से पश्चिमी की ओर, तो यहाँ से रेखा खींची जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, जो इस पृथ्वी की जलवायु एवं स्थिति का निर्धारण करती हैं। जो इस क्या करती हैं, जो हमारी पृथ्वी है उसकी जलवायु कैसी होती है और उसकी स्थिति का निर्धारण कौन करती हैं, अक्षांशीय रेखा। अब आपको याद हो गया होगा अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के ग्लोब पर सामान्यतः आड़ी रेखा खींची जाती है, यानी पूर्व से पश्चिमी की ओर एक आड़ी रेखा खींची जाती है तो उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो इस पृथ्वी की जलवायु एवं स्थिति का निर्धारण करती है। ठीक है। और देखिए हमारी पृथ्वी के दो समान भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा को हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं और इसे भूमध्य विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये दो इसके अन्य नाम है। ठीक है, देखिए किसे कहते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारी पृथ्वी के दो समान भागों से विभाजित करने वाली जो रेखा, जो अक्षांशीय रेखा होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं और इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसी अक्षांश रेखा से पृथ्वी दो भागों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित हो जाती हैं। किस अक्षांश की रेखा से, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा से जो हमारी पृथ्वी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से दो भाग, देखिए एक तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और एक हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो भारत देश है वह किस गोलार्ध में स्थित है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपको पूछने के लिए मिल जाए तो आपको सीधा साधा आंसर आपको देना है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, देखिए हमारा भारत देश एवं राजस्थान राज्य जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, इसी कारण भारत या राजस्थान राज्य के लिए हमेशा अक्षांश उत्तर से उत्तर चलता है। किस कारण चलता है, क्योंकि हमारा जो भारत जो देश और हमारा जो राज्य राजस्थान वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जो हमारा जो भारत के जो अक्षांश वो उत्तर से उत्तर की ओर चलता है, मतलब उत्तर से उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, रह गया याद। और देखिए दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है, दो कौन कौन से अक्षांश, ठीक है, तो वो है दो अक्षांश हमने पीछे पढ़े, देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हाँ, इसकी जो मध्य की दूरी है वो है 111.13 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, और अक्षांश से किसी प्रदेश की स्थिति एवं ताप कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। देखिए अक्षांश किस किस कारण के लिए महत्वपूर्ण है, उसके क्या उपयोग है, ठीक है, तो उसके क्या प्रयोग हैं, तो एक ही बात है। तो आपको पूछे तो याद रखना है, अक्षांश से किसी प्रदेश की स्थिति एवं ताप कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, याद रह गया याद। और अक्षांशों के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, जाल कटिबंध कहा जाता है। अक्षांशों के जो मध्य का भाग होता है तो उसे कहा जाता है जाल कटिबंध। ठीक है, रह जाएगा याद। और कुल अक्षांशों की जो रेखाएं हैं वो कितनी हैं, तो वो आपको याद रखनी है 180 रेखाएं हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, कुल अक्षांशों की रेखा कितने हैं, 180। देखिए बढ़ते हैं आगे। और भी देखिए ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं, ग्लोब पर देखिए कितने कितने अक्षांश रेखाएं, एक तो 89 डिग्री और प्लस 89 डिग्री प्लस 0 डिग्री, तो 89 और 89 कितने हो गए, 179। ठीक है, तो ये ग्लोब पर रेखाएं हैं। और मानचित्र पर अगर बात करें तो जिसमें 90 प्लस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तक कुछ होता ही नहीं, लेकिन 90 कितने हो गए, 90 प्लस 90 तो हो गए 181। ठीक है, तो ये रेखाएं हैं मानचित्र पर। और ग्लोब पर अगर बात करें अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, तो वे आपको याद रखना है 179। और मानचित्र पर पूछे तो आपको याद रखना है
181, ठीक है। और देखिए सभी अक्षांश रेखाएं को वृत्त का निर्माण करती हैं। जो सभी जो अक्षांशीय, देखिए वृत्त कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। और सभी जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, वे वृत्त का निर्माण करती हैं। और सबसे बड़ा वृत्त जिसे विषुवत रेखा बनाती हैं, देखिए सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा बनाती हैं। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। सबसे बड़ी रेखा की अगर बात करें तो वो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं के द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है। हमने पीछे भी पढ़ा, देखिए अक्षांशों के द्वारा क्या किया जाता है, जलवायु और जो ताप कटिबंध होते हैं तो उसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। और देखिए 45 डिग्री पश्चिमी अक्षांश ग्लोब पर प्रदर्शित नहीं होता, क्योंकि 45 डिग्री देशांतर होता है। जो हमारा जो ग्लोब है पृथ्वी का, उस पर आप देखा होगा कि 45 डिग्री पश्चिमी का अक्षांश उस पर नहीं लिखा होता है, बल्कि क्या लिखा होता है, क्या प्रदर्शित होता है, 45 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है। अब आ गया समझ में अक्षांश। और देखिए अक्षांश की जो मुख्य रेखाएं हैं वे कौन कौन सी हैं। देखिए मुख्य अक्षांश रेखाएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है कर्क रेखा है। देखिए कर्क रेखा, यह रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। आपको पता ही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून के दिन सीधी चमकती हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए सभी विद्यार्थी एक बार कान खोल कर सुन ले कि क्वेश्चन आपको कैसा भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब चमकती हैं, उस पर सीधी कब पड़ती हैं, तो वो आपको याद रखना है 21 जून, ठीक है। 21 जून इज वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो 21 जून के दिन सीधी चमकती है। जैसे कि मान लो कि ये कर्क रेखा है और यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य की जो रेखाएं हैं वो तो हमेशा के लिए मतलब वो आड़ी टेढ़ी होगी, लेकिन 21 जून के दिन एक खास दिन माना जाता है, वहाँ पर जो सीधी चमकेगी, ठीक है, मतलब सीधी कर्क रेखा। देखिए आप सोचोगे कर्क रेखा कहाँ है भाई, हमको देखना है, तो आप ऐसे मत सोचना कि चलो भाई कर्क रेखा दिखाई नहीं देती है, वो एक मतलब मानचित्र ग्लोब पर ऐसे खींची गई रेखा है, मतलब अनुमानित, ठीक है। और देखिए इसीलिए ये उत्तरी गोलार्ध भारत में इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। देखिए सबसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा है, अरे सॉरी सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो वो है 21 जून का दिन। और सबसे छोटी रात होती है। देखिए सबसे बड़ा दिन होगा तो सब रात भी छोटी होगी, तो उसमें मतलब है जो 24 घंटे का सेटेमस कैसे होगा, तो इसमें याद रखना है 21 जून, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट, इससे क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, तो आपको याद में थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और यह रेखा भारत के मध्य से निकलकर भारत को 2 भागों में विभक्त करती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। देखिए क्या करती है, भारत के मध्य से निकलकर भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और ये जो भारत की जो कर्क रेखा है, भारत की नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की है, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए कौन कौन से राज्य जिसमें आ गए, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये कितने हो गए, 8, हाँ ठीक है। और अगली जो हमारी जो रेखा आती है तो वो आती हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा, ठीक है। देखिए पृथ्वी के 2 भाग कौन कौन से हैं, उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, में विभक्त करने के कारण इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च व 23 सितंबर के दिन सीधी चमकती हैं। इसको आपको 2 दिन याद रखना है, एक तो 21 मार्च का दिन और 23 सितंबर का दिन, ठीक है। उस पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, बल्कि कर्क रेखा पर हमने पीछे पढ़ा था कब चमकती हैं, तो वो आपको याद रखना है 21 जून, ठीक है, 21 जून, ठीक है, हाँ।
सीधी चमकती हैं और इस कारण जो दिन पूरे विश्व में दिन व रात की अवधि समान होती है, किसी के कारण होती हैं, भूमध्य रेखा के कारण, ठीक है। इस कारण जो दिन पूरे विश्व में दिन व रात क्या होती है, अवधि समान होती है, मतलब 12-12 घंटे होते हैं, ठीक है। और अगली जो हमारी जो आती है वो रेखा आती है मकर रेखा। देखिए मकर रेखा, इसके बारे में आपको देखिए दो ही बातें याद रखने हैं। जो 23.5 दक्षिणी अक्षांश की रेखा है और मकर रेखा सूर्य पर, जो सूर्य की किरणें उस पर सीधी कब चमकती हैं, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है, वर्ष का अंतिम महीना, ठीक है, दिसंबर में। और अगली जो हमारी जो रेखा आती है तो वो आती है देशांतर। देखिए देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी के ग्लोब पर सामान्यतः सीधी या खड़ी जो उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, जो इस पृथ्वी के समय का निर्धारण करती है। क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के समय का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं। आपको क्वेश्चन में दे दे कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश की देखिए कर्क रेखाएं, मतलब बहुत सारी, जिसमें आपको देशांतर थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखाएं भी हमारी पृथ्वी के दो भागों, जिसमें देखिए पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। और हमारा देश भारत देश एवं राजस्थान राज्य पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं और इसी कारण भारत या राजस्थान राज्य के लिए हमेशा देशांतर पूर्व से पूर्व चलता है, जबकि अक्षांश कैसे चलता है, उत्तर से उत्तर चलता है, ठीक है। मतलब वो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है, वो पृथ्वी के, और ये है देशांतर है किस, मतलब पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, जो पूर्व से पूर्व की ओर चलता है। देखिए अब इसके जो टाइम की अगर बात करें, देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। एक आप नोट कर लेना, ठीक है। एक जो डिग्री होती है, एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो वो लगता है 4 मिनट, ठीक है। और देखिए 1 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी, 60 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट। और 1 डिग्री बराबर 1 मिनट, और इसमें 7 सेकेंड हो जाती है। और एक देखिए इसके ऊपर तो 1 है, इसके ऊपर वो डैश है, डैश वाला 1, और इसके ऊपर 2 डैश वाला, ठीक है। और इसमें देखिए 1 डिग्री 1 सेकेंड पर देखिए 60 मिली सेकेंड होते हैं, ठीक, 60 मिली सेकेंड। देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा और आराम से कान खोल कर सुनिएगा। देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको याद रखे, तो आपको याद रखना है, अगर पूछे देखिए 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। एवं देशांतरीय विस्तार पूछे तो 69 मिनट 30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर तक हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट जो देखिए देशांतर व मध्यांतर रेखाएं, ये इस दोनों रेखाएं में क्या अंतर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है। देखिए देशांतर व मध्यांतर रेखाएं, केंद्रीय मध्यांतर रेखा में किसी स्थान की कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाती है। और ग्लोब या पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360 होती हैं। और देशांतर 180 पूर्व या पश्चिम होते हैं। और सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। और जो सभी देशांतरीय रेखाएं हैं वो 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। और 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को गौर क्षेत्र कहते हैं। और ये ग्लोब पर ध्रुवों को मिलाते हुए अर्धवृत्त होती हैं। और जबकि मानचित्र पर खड़ी रेखाएं के रूप में होती हैं। और विषुवत रेखा को 2 मध्यांतर के मध्य अधिकतम दूरी कितनी है,
111.32 किलोमीटर और ध्रुव पर न्यूनतम दूरी है 0 किलोमीटर। तो इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लेके मतलब अच्छे से आप पढ़ के समझ लेना, ठीक है। और देखिए देशांतर रेखाओं का उपयोग देशांतर रेखाओं का मतलब कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। तो देखिए स्थिति निर्धारण, मानचित्र और समय निर्धारण के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग होता है। केंद्रीय मध्याह्न रेखाएं, अब देखिए बात करते हैं केंद्रीय मध्यमान रेखाएं। देखिए इसी प्रधान यामोंतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है कि ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं, तो आप बस अटक गए। तो इसीलिए आपको याद रखना है केंद्रीय मध्यमान रेखा को क्या कहते हैं, ग्रीनविच या यामोंतर रेखा कहते हैं। और इस रेखा से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समय का जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश अलग देशों का, राष्ट्रों का, तो समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती हैं, तो केंद्रीय मध्यमान रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण होता है। और करक रेखा, देखिए करक रेखा राजस्थान के 2 जिले से होकर गुजरती है, जिसमें देखिए डूंगरपुर की सीमा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरते हैं, जिसमें देखिए 2 जिले डूंगरपुर की सीमा का निर्धारण करते हुए चिकली गांव में से एक बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ में से गुजरती हैं। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी पूछे तो 26 किलोमीटर। देखिए राजस्थान जीके के लिए यहाँ से आप क्वेश्चन याद कर लेना, ये पूरा ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले से उतरती हैं, कौन कौन सी, देखिए 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिसमें देखिए डूंगरपुर की सीमा का निर्धारण करते हुए चिकली गांव में से बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ गांव में से गुजरती हैं। और राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 26 किलोमीटर। रह गया याद। अब देखिए हमारा जो आते हैं पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश, नाइबरहुड, ठीक है। पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी देश, आपको पता ही है कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं और उससे किस प्रकार की हमारे जो वार्तालाप होती हैं। तो देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो वो कितनी लंबाई है, 5920 किलोमीटर। देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको पूछे तो आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर है, और जिसमें 170 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वो किससे है, भारत और पाकिस्तान के मध्य फैली, उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 3310 किलोमीटर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए कि जिसमें देखिए कुल तो स्थलीय सीमा कितनी है 5920, और उनमें से भी 1070 तो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती हैं, उस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 3310 किलोमीटर। और देखिए 216 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से, 216 जम्मू कश्मीर से, 514 पंजाब से, 510 गुजरात से, और 1070 किलोमीटर राजस्थान से, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान और भारत के मध्य है, ठीक है। तो राजस्थान से कितने लगे, तो अपने को तो मत राजस्थान का मतलब याद रखना है। देखिए 1070, ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा। देखिए शेष बच्चे 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्य, जिसमें देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात के मध्य गुजरात के साथ जुड़ती हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए राजस्थान में जो सीमाएं हैं वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं, आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से लगने वाले सीमा, और अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों से लगने वाली सीमा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय 2 देशों के बीच पाए जाने वाली सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि 2 देशों के बीच में जो पाए जाने वाली सीमा को क्या कहते हैं, जो लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और राजस्थान की पाकिस्तान से
लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा, रेड क्लिफ रेखाएं कहते हैं। और जो राजस्थान के 4 जिलों से लगती हैं, देखिए राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, देखिए गंगानगर से कितने लगती हैं, 210, जैसलमेर से 464, बाड़मेर से 228 और बीकानेर से 168। देखिए सबसे ज़्यादा तो जैसलमेर की लगती हैं 467 और उसके बाद में बाड़मेर की लगती हैं 228 और बाद में लगती हैं गंगानगर की 210 और बाद में लगती हैं बीकानेर की 168 किलोमीटर। ठीक है, और पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हैं ये 4 जिले। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर क्रम वाइज पूछे तो आपको देखिए क्रम वाइज कौन कौन से जिले लगते हैं, तो जिसमें देखिए ये सेम आ जाएंगे, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अगर देखिए मतलब है दूरी से पूछे मतलब कौन सी दूरी सबसे ज़्यादा लगती है और कौन सी सबसे कम, जो लास्ट में आएगा, देखिए दूरी के हिसाब से सबसे पहले आएगा जैसलमेर, बाद में आएगा बाड़मेर, उसके बाद में आएगा गंगानगर और उसके बाद में नंबर 4 पे आएगा बीकानेर। ठीक है, समझ गए। हाँ, और ये 4 जिले किस देश से लगती हैं, इसकी सीमा वो लगती हैं पाकिस्तान से। ठीक है, और अंतर्राज्यीय की अगर बात करें तो देखिए अंतर्राज्यीय सीमा जो 2 राज्यों के बीच में पाई जाने वाली सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। देखिए राजस्थान की 5 राज्यों के साथ अंतर राज्य सीमा लगती हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए 5 के राजस्थान के पड़ोसी राज्य, जिसमें देखिए मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, ये 5 राज्यों को आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और देखिए हाँ, और देखिए 5 राज्य को हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य हैं। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ सबसे लंबी लगती हैं और वो कितनी लगती हैं, 1600 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर। और पंजाब राज्य के साथ सबसे कम लगती हैं छोटी सीमा, तो वो कितनी लगती हैं 89 किलोमीटर। ठीक है, 89 किलोमीटर लगती हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जिसके साथ देखिए पंजाब के साथ तो 89 किलोमीटर और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा 1700 किलोमीटर और सबसे कम किसकी है, पंजाब की। ठीक है कितनी है, 89 किलोमीटर। और ये भी थोड़ा देखिए जान लो इसके बारे में भी, ये भी क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है कि हाँ ये भी जाने तो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये भी जाने, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा की अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जिलों पर कितने जिले मतलब अवस्थित हैं, तो वो आपको याद रखने हैं 25 जिले। नाम आपको याद रखना नहीं है, अगर नाम आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाम में से वगैरह पूछने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो देखिए MCQ आते हैं, तो उसमें मतलब 25 जिलों के नाम कहाँ देगा वो। ठीक है, तो आप इस 25 जिले याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों की संख्या देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इस 25 में से भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश की सीमा पर जो अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 4। ठीक है, और बाकी बचे हुए जो 25 जिले हैं वो राज्य की सीमा पर अवस्थित जिले जो होते हैं, बाकी बचे 23। ठीक है, 25 में से 4 गए तो बस 23। देखिए स्थान के केवल अंतरराज्य सीमा पर अवस्थित जिलों स्थान के केवल अंतरराज्यीय सीमा पर अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो वो आपको याद रखना है 21। और तोक राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों की संख्या 2 है, जिसमें देखिए बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, ये आपको याद रखना, जिस मतलब जिसकी सीमा किसी राज्य के साथ नहीं लगती और ओनली फॉर किससे लगती है, राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं। और जिसकी सीमा किसी देश से नहीं लगती बल्कि राज्य से लगती हैं, तो वो आ गए 21। ठीक है, और राजस्थान के 2 जिले गंगानगर व बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पर अवस्थित हैं। तो ये भी, इसका भी थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए बढ़ा लो, नॉलेज इंक्रीज कर लो। 2 जिले कौन कौन से ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, कैसे हैं कि जिसकी सीमा भाई किससे लगती हैं,
अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मतलब एक देश से भी लगती हैं और एक राज्य से भी लगती हैं। देश की अगर बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान। राज्य देखिए कौन सा आ गए, उत्तर तो आ जाएगा पंजाब, और बाड़मेर जो गुजरात या मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आकार। देखिए भाई, जो राजस्थान का जो मैप है उसका आकार क्या है। देखिए आकार, राजस्थान का आकार पतंगाकार या विषम कोण या चतुर्भुजाकार पतंग के समान पतंग कैसी होती है। और राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप है, ये इतिहास कह रहा है कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है। देखिए पतंग ऐसी होती है ना, थोड़ी खूबी बन गई है ऐसी, ये पतंग होती है, ठीक है। हाँ, ये सब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप पतंग के समान मान सकते हो, ठीक है। और देखिए और भी आपके सामने है, आज हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और देखिए राज्य से अलग अलग भाग में विभक्त कालों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते रहे जो निम्न है। देखिए राज्य के जो अलग अलग भाग को प्राचीन काल में जो अलग अलग नामों से पुकारते थे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आता है वो आता है जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश, ठीक है, इसे जंगल भी कहते हैं कहीं कहीं। देखिए महाभारत काल में वर्तमान में जो जोधपुर व बीकानेर क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे, जंगल प्रदेश कहते थे, जिसमें वर्तमान के कौन कौन से जिले हैं, जोधपुर व बीकानेर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो ही रखना है। देखिए उसके बाद आता है विराटनगर, जिसमें देखिए मध्य प्रदेश का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और अंदानी विराटनगर बेराट थी, और जिसमें राजस्थान के पूर्व का भाग जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर तथा भरतपुर का कुछ भाग आता है। किसमें आता है, विराटनगर में, जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, महाभारत में, ठीक है। और उसके बाद में आता है मरु प्रदेश, ठीक है, अपना मरु प्रदेश। देखिए मरु प्रदेश जो जंगल प्रदेश का ये रेतीला भाग है तो उसे क्या कहते हैं, मरु प्रदेश कहलाता है। और जिसमें मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा कुछ पाली में नागौर जिले का हिस्सा भी शामिल है, वो किस में है, मरु प्रदेश में, ठीक है। देखिए अगर आपको पूछे कि मरु प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो वो आपको याद रखना है जोधपुर, ठीक है। कौन सा है, जोधपुर है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको ये एक्स्ट्रा कह रहा हूँ, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए। देखिए हाड़ौती प्रदेश किसे कहते हैं। देखिए हाड़ौती प्रदेश, वर्तमान में हाड़ौती प्रदेश जिसमें देखिए बूंदी, कोटा, झालावाड़, बांदा जिले सम्मिलित है। यहाँ पर बोली जाने वाले जो बोली है उसे हाड़ौती बोली कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला आता है ढूंढाड़ प्रदेश, जो वर्तमान में जयपुर, दौसा और उसका सीमावर्ती प्रदेश ढूंढाड़ कहलाता है, जहाँ पर प्राचीन समय में ढूंढ नदी बहा करती थी, तो जिसके कारण उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, ढूंढाड़ प्रदेश, ठीक है। जिसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, जयपुर और दौसा के कुछ सीमावर्ती प्रदेश, ठीक है। अगला देखिए आता है मेवात। देखिए मेवात क्या है, देखिए मेवात राजस्थान का उत्तरी भाग जिसमें देखिए अलवर व भरतपुर को क्या कहते हैं, प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था, मेवात प्रदेश के कहलाते थे। और भौमठ, देखिए भौमठ प्रदेश क्या होते थे, भौमठ जिसमें देखिए डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही तथा उदयपुर जिले का वह भाग जो पहाड़ी ढालों से आच्छादित है वह प्रदेश भौमठ प्रदेश कहलाता है। मतलब ये काफ़ी पूछा जाने वाला, ठीक है, भौमठ क्या है और भौमठ मतलब कौन कौन सा जिला भौमठ प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, तो उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और नागौर दे देगा, ठीक है। जो इसमें वो नहीं आने वाला वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए कांठल क्या है कि देखिए कांठल माई नदी के किनारे स्थित जो प्रतापगढ़ जिले के भूभाग को
कांठल के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी ट्रेंड में रहा है कंपटीशन एग्जामों में, ठीक है, कांठल। तो इसका थोड़ा भी आपको ध्यान में रखना है कि माई नदी के किनारे जो स्थित प्रतापगढ़ जिले का कुछ भूभाग को मतलब प्राचीन समय में या प्राचीन में क्या कांठल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ऊपर माल, देखिए ये भी काफ़ी ट्रेंड में है। ऊपर माल देखिए भैंसरोडगढ़ जो कहाँ पर है, चित्तौड़ से बिजोलिया जो भीलवाड़ा के मध्य के जो ऊपर उठा हुआ जो पठारी भूभाग है जो कि अत्यधिक उपजाऊ है, ठीक है। ऊपर माल यानी उपजाऊ, तो उसे ऊपर माल कहते हैं वहां पर। मतलब देखिए इसमें आपको याद रखना है कि मतलब भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य जो ऊपर उठा हुआ पठारी भूभाग को क्या कहते हैं, ऊपर माल कहते हैं, जो अत्यधिक उपजाऊ भूमि, ठीक है। और देखिए मेरवाड़ा, ठीक है, किसका प्राचीन नाम है, अजमेर का, ठीक है। मेरवाड़ा जो अजमेर के आसपास का जो पहाड़ी प्रदेश है उसे मेरवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं। शेखावटी ये भी ट्रेंड में है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। चूरू, सीकर और झुंझुनू ये किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। और अगला है देसरो देखिए उदयपुर में स्थित जरगा व रंगा पहाड़ी के मध्य सदैव हरे भरे वृक्षों से आच्छादित रहने के कारण इस प्रदेश को देसरो कहा जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। देसरो देखिए क्या है, जो जो उदयपुर में स्थित जरगा व रंगा पहाड़ी के मध्य जो सदैव हरे भरे वृक्षों से आच्छादित रहने के कारण इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, देसरो कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए गिरवा क्या है, गिरवा ये भी उदयपुर का है। देखिए उदयपुर का वह क्षेत्र जो चारों ओर पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है तो उसे गिरवा कहते हैं। देखिए गिरवा तो घिरा हुआ देखिए पहाड़ों की नगरी, ठीक है। ज्यादातर पहाड़ कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। और जिले भी कहाँ पर है, उदयपुर में। देखिए उदयपुर का वह जो क्षेत्र जो चारों ओर से पहाड़ी के क्षेत्रों से घिरे हुए उसे गिरवा कहते हैं। और सप्पन का मैदान, ये तो आपको पता ही होगा, सप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जिले के मध्य जो सप्पन नदी नालों का समूह के होने के कारण ये सप्पन प्रदेश मैदान या सप्पन प्रदेश के नाम से जाने जाता था, मतलब सप्पन प्रदेश के कहलाता था। अगला है राट या अहिरवाट अलवर जिले के हरियाणा प्रदेश को स्पर्श करता हुआ मुंडावर और बहन रोड में बानसूर का क्षेत्र को अहिरवाट से जाना जाता है। और अगला है संपालदक्ष देखिए अजमेर नागौर का क्षेत्र सम्मिलित रूप से संपालदक्ष के रूप में जाना जाता था, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं संपालदक्ष में संपालदक्ष में आते हैं अजमेर, नागौर का जो जिला, ठीक है, सम्मिलित है। और जो अपना जो लास्ट वो है कौन सा प्रदेश है, चंद्रावती। देखिए चंद्रावती जिसमें सिरोही व उसके आसपास का क्षेत्र जिसे चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। तो आपको मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो। और अब मैं ये बताता हूं कि ये जो नोट्स था आपने जो अब तक पढ़ा था तो यह संपूर्ण मतलब हस्तलिखित था, ठीक है, मैंने हाथों से ही लिखा है। तो अब से आप थोड़ा महत्वपूर्ण मान लेना, ठीक है, मैंने अच्छे से तैयारी करके लिखा है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, अगर कहाँ मिलेगा तो उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए कहाँ मिलेगा, तो आपको जाना है अपने टेलीग्राम पे और वहां पर सर्च करना है बिश्नोई
ठीक है, बिश्नोई स्टडी ये नाम सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद एक ज्वाइन का बटन आएगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और ये जो नोट्स मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, तो अभी जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो बिश्नोई स्टडी, चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पर इसका जो PDF है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, और ऐसे ही और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना है। और बस हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। It's 11:57 a.m.